आम इंतखाबात बेहद करीब है और इंतखाबात होने हैं। ये इंतखाबात बहुत ही अहम होते हैं किसी भी ममालिक के लिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लिए, चूँकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कई तरह के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, कई तरह के ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं और कई तरह की कल्चर से जुड़े लोग रहते हैं। ऐसे में कसीर लिसानी, कसीर तहजीबी इस मुल्क में जितने भी तरह के अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अहम मौका होता है जब वो जमहूरियत में अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन ये रोल अदा करना सीधे तौर पर उनके बस में सिर्फ इतना होता है कि वो किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर ये तय करते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, ये मेंबर पार्लियामेंट चुना जा सकता है या नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेंबर पार्लियामेंट चुना किसे जाता है और उसका तयन कौन करता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तमाम मुल्क की सियासी जमातें हैं। भले ही तमाम जमातें ये कहती रही हों कि उन जमातों के अंदर जो तर्ज अमल है वो बहुत ही जमहूरी है, डेमोक्रेटिक है और सबको अपनी बात कहने का, सबको अपना हक हासिल होता है। लेकिन जब इंतखाबात करीब आते हैं तब यहाँ तक भी चीज़ें होती हैं कि जो लोग जिस कम्युनिटी से हैं उनका बाज़ाब्ता खाका तैयार किया जाता है अलग अलग जमातों की जानिब से, और कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जाए जिसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलने और जिसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हों। एक वक्त था जब जो अक़लियत की आबादी है हिंदुस्तान की, उसे एज ए होल किंग मेकर की भी हैसियत हासिल थी, यानी कि वो अगर किसी भी जमात की तरफ किसी एक खास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो अपना वोट करता था तो उसकी जीत को बहुत हद तक यकीनी माना जाता था। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जिस तरह से सियासत ने करवट बदली है और जिस तरह पोलराइजेशन का दौर बढ़ा है, पोलराइजेशन के लिए जो पोल्स होते हैं उनका इंतखाब बढ़ा है, तो उसके बाद मुल्क की अक़लियत जो है वो उनमें कुछ हद तक मायूसी है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब उम्मीदें भी रोशन हुई हैं। तो एक बार फिर जब मुल्क इंतखाबात की दहलीज पर है, सवाल अब ये पैदा होता है कि अलग अलग रियासतों में जो वहाँ की अक़लियत आबादी है उन्हें ये जो सियासी जमातें हैं किस हद तक उनका रिप्रेजेंटेशन मुस्तहकम करना चाहती हैं, या सिर्फ ये कि उन्हें वादे करके और वोट देने के लिए लंबी लंबी कतारों में लाने तक का काम करती हैं, सियासी नुमाइंदगी से उन्हें दूर रखना चाहती हैं। ये एक सवाल है। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी अपने 5 नुमाइंदों से जो अलग अलग रियासत से हमारे साथ जुड़े थे। आज फिर हमारे साथ कई दूसरी रियासतों से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लखनऊ से हमारे साथ तारिक कमर जुड़ रहे हैं और अहमदाबाद गुजरात से आरिफ आलम जुड़ रहे हैं, झारखंड से रांची से हमारे साथ नौशाद जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है और इसके बाद भी हम अगले हिस्से में कुछ और नुमाइंदों को जोड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं मुल्क की वो रियासत जहां से कहा जाता है कि हुकूमत किसकी बनेगी उसका एक खाका खींचा जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां पर कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो अक़लियतों की पोजीशन है, किस तरह से वक्त के साथ वो पोजीशन तब्दील होती रही है। तारिक कमर हमारे साथ लखनऊ से हैं। तारिक, उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 सीटें वहां पर हैं। कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर अक़लियत जो है वो एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, उस पोजीशन में है जिसे चाहे जिता दे, जिसे चाहे हरा दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ अक़लियतों का इस्तेमाल किसी को जिताने या हराने के लिए होता रहेगा, या अक़लियतों की तंजीमें अब इस कोशिश में कामयाब हो रही हैं कि उन्हें अपने हक के हुसूल के लिए इस्तेमाल उनका सही ढंग से हो पाए। तारिक, बहुत अहम सवाल किया है विशाल आपने, और जाहिर है कि इसी सवाल को उठाए जाने की ज़रूरत भी है इलेक्शन में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक़ है तो उत्तर प्रदेश की सियासत मरकज़ को मुतासिर करती है। क्योंकि यूँ कह सकते हैं आपके मरकज़ी सतह पर सबसे ज़्यादा अगर कोई रियासत मुतासिर कर सकती है तो वो उत्तर प्रदेश है। और देखिए, जहाँ तक इसमें अक़लियतों का ताल्लुक़ है तो अक़लियतें कहीं ना कहीं जो मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका है वहाँ इस फैसला कुन हैसियत में होती हैं कि उनका वोट ये बताता है कि अगर उनके वोट का रुझानात किसी मखसूस पार्टी की तरफ है तो वाकई वो पार्टी कुछ ना कुछ अहमियत की हामिल है और वो इक़्तिदार में हिस्सेदारी में ज़रूर शरीक हो सकती है। तो देखिए, मैं बता दूँ आपको कि हालाँकि ये मैं इस वक्त लखनऊ के इमामबाड़े में मौजूद हूँ, एक प्रोग्राम
काम के सिलसिले में। और ये आपने बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर एक कही है कि अक़लियतों का क्या, तो मैं 1 मिनट आपसे जरूर ये दरखास्त करूंगा विशाल कि कुछ बहुत जिम्मेदार लोग मेरे साथ हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक नजरिया उनका भी सामने आता चले। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि देखिए मौलाना कुम्मी साहब हैं, ये यहाँ पर इन्होंने बाकायदा तहरीक चला रखी है वोट बेदार करने के लिए वोटर्स के, गांव-गांव ये लोग जा रहे हैं। टीएमसी से भी इनकी मुलाकात हुई है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक सियासी मीटिंग से ये आए हैं। कुम्मी साहब, जो अक़लियती वोट बैंक है उसका अपना नजरिया क्या है? क्या वाकई वो वोट बैंक इस हैसियत में है कि वो किसी पार्टी को इख्तियार दिला सकता है, और अगर दिला सकता है तो अक़लियत का रुझानात क्या है? अक़लियत के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अक़लियत का रुझान ये है कि ऐसे लोग आए कि जो अक़लियत का ख्याल रखें। अभी तक देखा यह गया है कि हमेशा अक़लियतों के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका वोट तो लिया गया है मगर उनके साथ कुछ किया नहीं गया है। यही देखा गया कि 5 साल जो हुकूमत रही उसने किसी तरह से भी अक़लियतों का साथ नहीं दिया और अक़लियतों कोई मसले को हल नहीं किया। इस वक्त अक़लियत इस बात पर तैयार है कि बदलाव चाहती है। अक़लियत ऐसे लोगों को लाना चाहती है कि जो अक़लियत को सपोर्ट करे, अक़लियत को लेके चले, अक़लियत को हुकूक दिए जाएं। अक़लियत आज जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो जुल्म और का शिकार हुई है वो नुमाइंदगी के ताल्लुक से क्या मौक़िफ़ है कि बदलाव हो और हम अपने वोट की कीमत को समझे, क्योंकि 5 साल के बाद हमको ये मौका मिलता है कि हम हुकूमत को बदल सकते हैं। अगर हुकूमत हमारे यहाँ पर एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो आप अक़लियत की बात कर रहे हैं तो अक़लियतों की नुमाइंदगी का जो बाकायदा एक तनासुब है वो बहुत कम इस मरतबा देखा जा रहा है। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो मुस्लिम कैंडिडेट को सामने उतार रही हो, और बिलखुसूस जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं जहां पर कसीर तादाद में अक़लियत, सबसे बड़ी अक़लियत आबाद है, वहां भी नुमाइंदगी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा है। तो बहुत अहम सवाल है, इस सवाल के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ठीक है, ये तो गद्दारी है पार्टियों की, हुकूमत की, कि अक़लियतों को टिकट नहीं देना, मुसलमानों को नहीं खड़ा करना, ये अफसोस की बात है। मगर मुसलमान जानता है कि हमें किसको वोट देना है, किसको सपोर्ट करना है, किसके साथ देना है। जो हुकूमत हमारे अक़लियतों के साथ देगी हम उसी को सपोर्ट भी करेंगे, उसी को वोट भी करेंगे। और हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, अक़लियतों से अपील करेंगे कि ऐसी सरकार लेके आओ जो सबके साथ दे और सबका विकास करे। जी, तारिक, ये खबर इस तरह से आई थी, मैं उस पर थोड़ा सा आपका रिएक्शन चाहूंगा। अक़लियत वाकई संजीदा है? जी, पूछिए आप। मुसलमानों को टिकट देना चाहिए और जी पूछिए। हाँ, बेहतर आप बात कीजिए। आगे बढ़ाना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अक़लियतों की हालत है वो निहायत मायूस कुन है, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद उन हुकूक की बाजियाबी को यकीनी नहीं बना सकी है जिसकी अशद जरूरत थी, और नुमाइंदगी भी अब नहीं दी जा रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस नुमाइंदगी जो है जिसको नजरअंदाज कर दिया गया है मुस्लिम तबके को, क्या असर पड़ सकता है इसका? इससे बहुत गलत असर पड़ेगा, और मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है, बल्कि वोट सबका हासिल होता है, लेकिन जो निजी तबका है उनको हक नहीं मिल रहा है, और वो परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत अपने पेट भर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। जी, क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया तारिक, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मुझे जरा दूसरों से भी बात करनी है। जी तारिक, आप लाइन पे बने रहें। झारखंड में भी बना है महागठबंधन, लेकिन इसमें मुस्लिम क़यादत को नकार दिया गया इस तरह से। सियासी पार्टियों को मुसलमानों की वोट की जरूरत तो है, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहते, नुमाइंदगी नहीं चाहते। जी, मैं चल रहा हूँ अहमदाबाद, गुजरात से हमारे साथ आरिफ है। आरिफ, हर तरफ एक ही सवाल है, मुसलमानों को हक मिले, हक सिर्फ उनको स्कीमात में या अलग अलग योजनाओं में ना मिले, बल्कि उन्हें भी MP, MLA और वजीर बनने का हक मिले, लेकिन वो तभी शुरू होगा जब कोई पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। आरिफ, गुजरात में इसको लेकर किस तरह के हालात हैं? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा कुछ अमली तौर पर दिखेगा टिकट बंटवारे में? जी विशाल, इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा गुजरात के इतिहास में लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि 1961 में 1 मई 1961 महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था। 1962 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन हुआ था जी। इस इलेक्शन में 1962 में सबसे पहली महिला मुस्लिम उम्मीदवार जो थी जुबैदा बेन चावड़ा, वो गुजरात के बनासकांठा जिले से जीत कर आई थी। उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ और लगातार 1984 तक ये चला। आपको बता दें कि आरिफ, मैं थोड़ी देर आपको रुकना चाहूंगा। मैं तारिक कमल आपको अब मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं, चूंकि फिर आप एक खास प्रोग्राम में वहां शामिल हैं। और आरिफ, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, अहमद पटेल भरूच से लगातार जीतते हुए आ रहे थे। उसके बाद में 1984 में एक बार फिर से वो खड़े हुए, लेकिन उसके बाद वो हार गए। उसके बाद से अहमद पटेल जो है उनको
राज्यसभा से भेजा गया। ये 1984 की बाद से गुजरात से कोई भी मुस्लिम MP गुजरात से इलेक्ट होके संसद में नहीं गया है। तो सवाल अहम ये उठता है कि जब गुजरात में और गुजरात के जो प्रधानमंत्री माने जाते हैं उन्होंने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो किस तरीके से माइनॉरिटीज का, मुस्लिमों का विकास होगा। अगर गुजरात के लोकसभा और विधानसभा सीटों की समीकरण की बात की जाए तो विशाल कम से कम 20 से 25 विधानसभा सीटें ऐसी है 182 विधानसभा सीटों में से, जिसमें से मुस्लिम वोटर के जो वोट है वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका, अहम किरदार अदा करते हैं। और 15 से 18 सीटें ऐसी है जहां के वोटर जो है वो किसी भी उम्मीदवार के हार और जीत के फैसले को अपने वोटों के जरिए तय करते हैं। और अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा सीट जो है वहां पर 5 से 5.5 लाख मुस्लिम वोटर रहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें भरूच की, तो भरूच से अहमद भाई पटेल जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन 1984 में वो हारे। उसके बाद में आरिफ, सवाल ये है कि 26 सीटों वाले गुजरात में 26 सीटों वाले गुजरात में 23 अप्रैल को एक ही मरहले में वोटिंग हो जाएगी। अभी मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाह रहा हूं कि अलग अलग पार्टियों से मिलाकर क्या कोई उम्मीद है कि कितनी अकलियतों की नुमाइंदगी हो सकती है जो पार्टियां अहम वहां पर हैं? जी विशाल, खास तौर से देखें इसमें एक साजिश है, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो अहमदाबाद और पूरे गुजरात की 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें मुस्लिम अक्सरियत है। मुस्लिमों के वोटों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। वो वोट कोई ना कोई उम्मीदवार जो है उसके हार और जीत के फैसले को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 2 लोकसभा सीट है, जैसे अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, अहमदाबाद पश्चिम में करीब 5.5 लाख वोटर मुस्लिम वोटर है, लेकिन उस सीट को रिजर्व कर दी जाती है। इसी तरीके से अगर कच्छ की बात करें तो कच्छ में 25 से 30% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उस सीट को भी रिजर्व कर दी जाती है। और ये रिजर्व 2026 में अब ये जनरल कैटेगरी में आएगी। तो कहीं ना कहीं जब मुस्लिमों की नुमाइंदगी की बात आती है तो मसला ये खड़ा हो जाता है कि जहां पर मुस्लिमों की अक्सरियत है, जहां पर मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रिजर्व ही करना है किसी सीट को और इस बुनियाद पे करना है कि दलित भाइयों को सियासी एतबार से उनको मुकाम मिले, तो फिर सवाल ये उठता है कि मुस्लिमों की अक्सरियत वाली सीट को ही रिजर्व क्यों की जाती है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम तंजीमें जो है काफी ज्यादा नाराज है और इसको लेकर गुजरात की जो प्रमुख 2 पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस, दोनों पे हमला बोल रही है। क्योंकि जब भी सीमांकन होता है तब दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत होती है कि किस तरीके से सीमांकन किया जाए, कैसे किया जाए। यानी डिलिमिटेशन। दोनों पार्टियों के लोग इतने ही जिम्मेदार हैं कि मुस्लिमों की सीमांकन डिलिमिटेशन जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां उतनी जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिमों की नुमाइंदगी इन 3 जगहों से हो सकती है, लेकिन इन तीनों में से 2 जगह को रिजर्व कर दिया गया है। तो गुजरात की ठीक है आरिफ, मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। झारखंड से, रांची से नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। 29 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी और उसके बाद 6 मई, 12 मई, 19 मई, यानी 14 सीटों के लिए भी 4 मरहले में वोटिंग होनी है। नौशाद, ये तो थोड़ा आंकड़ा मैंने बता दिया, बाकी आपसे जानना चाहूंगा इन 14 में कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर कोई अकलियत का उम्मीदवार खड़ा हो तो वो जीत सकता है और या माजी में जीता भी है। क्या इस बार वहां जो 2 अलग अलग अलायंस है, एक बीजेपी और आजसू का, दूसरी तरफ महागठबंधन, उसमें कांग्रेस है, जेएमएम है और जेवीएम भी शामिल है, उसमें कितनी उम्मीदें हैं अकलियतों की नुमाइंदगी की? देखिए विशाल, मैं एक तारीखी पस मंज़र पे अगर नज़र डालूँ तो ये हम आपको बताना चाहूँगा कि रियासत की तश्कील के लिए, झारखंड रियासत की तश्कील के लिए जो तहरीकें चलाई गई उसमें मुस्लिम जो अक़लियती आबादी है उसने भी बढ़ चढ़ कर के ये हिस्सा लिया था और उससे ये उम्मीद थी कि बिहार से इलाहदा होने के बाद उनकी जो तरक्की है वो तेज़ रफ्तार से हो सकेगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो जो आइनी हुकूक थे तो अब तक उससे जो है महरूम है। उसके अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है फुक़दान, जो है सियासी फुक़दान देखा गया। मुस्लिम नुमाइंदगी यहाँ पे काफ़ी
कम है, ना के बराबर है। गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए थे, पार्लिमानी आम इंतखाबात हुए थे, उसमें फुरकान अंसारी एक कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो शिकस्त खा गए थे। उसके पहले वो रुकने पार्लियामेंट थे और वो नुमाइंदगी करते थे। लेकिन इस बार जो है ये एक आम ख्याल था और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ का, अक़लियती तबकों का ये था ख्याल था कि जो हुकूक अब तक बाजियाबी नहीं हो पाई है वो अजीम इत्तेहाद के जरिए जो है उन्हें जो है हासिल होंगे। और ये कवायद भी चल रही थी और तकरीबन जो सीट शेयरिंग के मामले पे अजीम इत्तेहाद यानी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और आरजेडी के दरमियान ये जो है ना वो सीट शेयरिंग के फार्मूले पे तय पाया है। लेकिन अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान अभी तक वो जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन ये इम्कान यही है, अभी मुमकिना यही है कि जो जिस तरह से गोड्डा पार्लिमानी हलके में जो फुरकान अंसारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रहे हैं और वो उनका दावा भी बन रहा था, तो उस पर झारखंड विकास मोर्चा के जो सुप्रीमो उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है और वहां से प्रदीप यादव उनके पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से वो किसी भी हद तक जो है ना वो जो सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो एक वाहिद जो यहाँ पे मुस्लिम अक़लियत उम्मीदवार था वो भी जो है महरूमी का सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर के जो समाजी तंजीमें हैं, खबर ये है कि जेएमएम कांग्रेस पे दबाव बना रहा है, जेएमएम के अक़लियत का एक उम्मीदवार दिया जाए। जी बिल्कुल, हम वही कहना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों एक और भी जो है मामला सामने आया कि जेएमएम जो है ना अपना ये पल्ला झाड़ रहा है कि जब हमने वो कांग्रेस को वो ज़्यादा 7 सीटों के लिए हम जो है ना वो सीटें दी हैं और हमारे जो है ना खाते में 4 सीटें हैं, तो ऐसे हालात में कांग्रेस को एक जो है ना उम्मीदवार कहीं से भी, अगर गोड्डा से नहीं तो वो धनबाद से या गिरिडीह से या जो है ना कोडरमा से देना चाहिए। तो झारखंड जो मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, लीडर हैं, उनका ये जो है वो दलील है और वो अपना ये शगुफा उन्होंने छोड़ा है कि हम जो है असेंबली इंतखाबात में हम उन्हें नुमाइंदगी देते हैं। और वो कांग्रेस का वहीं पे वो तर्क है कि हमारे जो है 2 जो है कांग्रेस के असेंबली मतलब एमएलए हैं। काफी दिनों से कोशिश चल रही थी, दिनों से नहीं बल्कि महीनों से कई तरह की तंजीमें आपस में मिलकर ये प्रेशर बिल्डिंग की कोशिश कर रही थी। अब उनके सामने अगर ये मौका आता है कि कोई भी अक़लियत का उम्मीदवार किसी भी पार्टी ने नहीं दिया, तो क्या वो दूसरे किसी ऑप्शन पे सोचेंगे? जी बिल्कुल वैसाल, ये आपने सही कहा कि यहाँ पे जिस तरह से जो मुख्तलिफ जो है समाजी तंजीमें हैं वो लगातार जो है मीटिंगें कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो ऑल झारखंड मुस्लिम यूथ एसोसिएशन है, उस तंजीम के जरिए जो है ना वो पुतला नजर आतिश किया गया अजीम इत्तेहाद का। और उन्होंने वो वाज़े तौर पर कहा है और वो एक तरह से कहिए कि वो धमकी भी दी है कि अगर वो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो तीसरे मोर्चे या और भी आज़ादाना तरीके से मुस्लिम उम्मीदवार को ऐसे इलाकों में जो है ना वो खड़ा करेंगे और उसके लिए वो महा अजीम इत्तेहाद के खिलाफ भी। जी नौशाद, मैं रुख करूंगा मगरबी बंगाल का। कोलकाता से शबाना हमारे साथ मौजूद है। शबाना, 42 सीटें हैं मगरबी बंगाल में और वहां भी 7 मरहले में इलेक्शन होना है, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। आप मुझे ये बताइए कि इन 42 सीटों में से किन किन पार्टियों की तरफ से, चूंकि टीएमसी ने पूरे नाम भी अनाउंस कर दिए उम्मीदवारों के और अभी और कुछ नाम अनाउंस होने हैं दूसरी पार्टियों की जानिब से, क्या इम्कानात है, कितनी नुमाइंदगी अक़लियतों को मिल सकती है शबाना? देखिए विशाल, जिस तरह से आपने लखनऊ को सुना, जिस तरह से आपने यूपी को सुना, झारखंड को सुना और गुजरात को सुना, बंगाल की तस्वीर बिल्कुल अलग है। बंगाल में हर पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो देने में दी है और अब तक जो है वो कांग्रेस ने 11 सीटों के नाम का ऐलान किया है, उसमें भी 4 उम्मीदवार हैं। खुद लेफ्ट फ्रंट ने जो है अब तक 4 सीटें छोड़कर जो है वो बाकी सीटों का ऐलान किया है, उसमें भी 5 उम्मीदवार हैं। और खुद ममता बनर्जी ने जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल की मुस्लिम आबादी, हालांकि हम देखें कि बंगाल की मुस्लिम आबादी के तनासुब से ये रेशियो काफी कम है, 7, 5 और 4 का आंकड़ा जो है वो काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद टिकट दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुसलमानों को समझा क्या गया है, जिस पर इस बार जो है वो मुस्लिम तंजीमें जो है वो हैरान है कि आखिर जिस तरह से मुसलमानों के नाम पर उम्मीदवारों के नाम फिलअप किए गए हैं वो क्या मुस्लिमों के साथ एक तरह का धोखा है। क्योंकि बरसरे इक्तदार जो जमात है तृणमूल
कांग्रेस, जिसके सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि खुद ममता बनर्जी 42 में से 42 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। तो ये दावा उसी वक्त किया जाता है जब उनको उम्मीद होती है कि आवाम जो है उनके साथ है। और अक़लियती तबका जो बंगाल में सबसे मजबूत समझा जाता है कि अगर अक़लियती वोट अगर किसी के पास आ जाता है तो वो पार्टी जो है वो जीत की राह पर गामजान होती है। और इतने बरसों तक लेफ्ट फ्रंट अगर बंगाल में बरसर इक़्तिदार रही तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुस्लिम वोटर थे। और जिस तरह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद लेफ्ट से मुस्लिम तबका जो है वो नाराज हुआ, तो इससे अंदाजा लगाया कि मुसलमानों की जो वोटिंग है, जो वोटिंग पावर है, वो कितना अहम है। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो नाम दिए हैं उनका एक दो को हम नहीं कहेंगे कि सारे के सारे, लेकिन इन 7 नामों में कम से कम 5 नाम तो ऐसे हैं जिनका मुस्लिम तबके से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आखिर मुस्लिम तंजीमों ने अपना जो दबाव है वो पार्टियों पर किस तरह से बनाया। ममता बनर्जी ने एक तारीख बनाई थी और लेफ्ट फ्रंट को हरा कर जो है वो जीत हासिल की थी और मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम तबका जो है वो क्यों खामोश रहा और क्यों वो अपना प्रेशर बनाने में जो है वो कामयाब नहीं रहा कि इस तरह के लोगों को क्यों टिकट दिए गए। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ वादे किए जाए वही काफी है, या कुछ जो टोकनिज्म की जो सियासत है कि कुछ तंजीमों के साथ मिलकर कुछ लोगों को अगर कुछ दे दिया जाता है तो वही काफी है? क्योंकि इस बार जो टिकट मिला है उसके बाद मुस्लिम तंजीमें सामने आई हैं, सड़क पर आई हैं, एहतजाज कर रही हैं कि आखिर मुसलमानों को क्या समझकर क्या वो उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। और अगर ये ख्याल किया जाता है कि किसी भी नाम को हम किसी को भी उम्मीदवार बदलने की भी मांग कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उम्मीदवार नहीं बदले गए और अगर ये समझा जाता है कि आंख बंद करके मुसलमान किसी एक पार्टी की हिमायत करेंगे तो शायद इस बार जो है वो जिस तरह से जिस नामों को जिस इंतखाब किया गया है, जो चुना गया है, उसका खमियाजा जो है वो हर पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हम आगे भी लगातार इस तरह के प्रोग्राम के जरिए से अपने नाजरीन को ये बताते रहेंगे कि किन रियासतों में क्या हालात हैं, कहां पर सिर्फ अक़लियतों के नाम पर महज सियासत हो रही है, उन्हें अक़लियतों को हिस्सेदारी देने के मामले में कैसे जो है तसाहुली बरती जा रही है। हालांकि जो आंकड़े शबाना ने दिए हैं वो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, अक़लियतों के लिए शायद बेहतर है, लेकिन क्या वो फाइनली नतीजे तक पहुंच पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। तो तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।